बस एक काला सा साया था जो मुझे वापस आग की तरफ खींच रहा था। मैंने अपने दूसरे पैर से पूरी कुव्वत के साथ जोर लगाया और उस हाथ पर ठोकर मारी। करीब आ जाओ, क्योंकि आज रात खौफ तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। क्या तुम्हें लगता है कि ये जंगल खामोश है? नहीं, ये जंगल चीख रहे हैं उन गुनहगारों की दास्तानें जिन्हें यहाँ जिंदा दफन किया गया। आज मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ संग्रा वादी की उस झोपड़ी में जहाँ मौत बाहर से कुंडी लगा देती है और दीवारें आज भी इंसानी नाखूनों की खरोंचों से लथपथ हैं। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो इस वीडियो को फौरन लाइक करो और इसे सब्सक्राइब कर दो, इससे पहले कि तुम्हारे पीछे खड़ा साया तुम्हें दबोच ले। क्या तुम तैयार हो उस आग में चलने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खौफनाक सफर। ये वाकया आज से तकरीबन 8 या 9 साल पहले का था। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 25 साल थी। उस वक्त मेरी शादी भी नहीं हुई थी और जिंदगी काफी मुख्तलिफ थी। मैं उन लोगों में से था जिन्हें तन्हाई में सफर करना पसंद होता था। मेरे दोस्त अक्सर कहते थे कि मैं पागल हूँ क्योंकि मैं अकेला ही दूर दराज जंगलात में बैग लेकर निकल जाता था। मेरा नाम आदिल है। मैं साल में 2-3 बार अकेला ही जंगलों में कैंपिंग करने चला जाता था। मोबाइल सिग्नल से दूर, इंसानों से दूर, सिर्फ दरख्तों और खामोशी के दरमियान। मुझे इस तन्हाई में अजीब सा सुकून मिलता था। इसी शौक ने मुझे एक ऐसे वाक़े तक पहुंचा दिया जिसने हमेशा के लिए मेरी जिंदगी बदल दी। ये सफ़र शुमाली पहाड़ी जंगल संग्रा वादी का था। ये जगह इतनी वीरान थी कि कई मील तक कोई इंसान नजर नहीं आता था। मैं वहां 2 दिन से मौजूद था। पहले 2 दिन बिल्कुल ठीक गुजरे। मौसम साफ था, हवा ठंडी थी और जंगल हैरत अंगेज हद तक खामोश था। मैंने दूसरे दिन दोपहर तक तकरीबन 10 किलोमीटर पैदल सफर किया था। इसी दौरान मैंने देखा कि मगरिब की तरफ आसमान पर सियाह बादल तेजी से जमा होना शुरू हो गए हैं। पहले तो मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। मैं पहले भी कई बार बारिश में हाइकिंग कर चुका था, लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर मौसम अचानक बदल गया। तेज हवा चलने लगी, दरख्त जोर जोर से झूमने लगे और दर्जाए हरारत अचानक गिर गया। मुझे अपना जैकेट पहनना पड़ा। फिर अचानक बारिश शुरू हो गई और वो आम बारिश नहीं थी। चंद ही मिनटों में बारिश तूफान में बदल गई। हवा इतनी तेज थी कि छोटे दरख्त झुक रहे थे। ऊपर शाखें टूटने की आवाजें आ रही थी। बिजली बार बार करीब कहीं गिर रही थी और मैं पहाड़ी रास्ते पर था, कंधे पर धाती फ्रेम वाला बैग। उस वक्त मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं वाकई खतरे में हूँ। मैं तेजी से आगे बढ़ने लगा और जंगल के दोनों तरफ नजरें दौड़ाने लगा कि कहीं कोई पनाह मिल जाए। इसी दौरान मेरी नज़र दरख्तों के दरमियान किसी चीज़ पर पड़ी। पहले तो मुझे लगा शायद कोई बड़ा पत्थर है, लेकिन जब मैं करीब गया तो मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। वो एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी थी, पुरानी, पोसीदा और आधी दरख्तों के पीछे छुपी हुई। लेकिन उस वक्त मेरे लिए वो किसी नेमत से कम नहीं थी। मैं तकरीबन दौड़ता हुआ दरवाजे तक पहुंचा और जोर से उसे खोल दिया। अंदर हल्की सी तारीकी थी, लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि अंदर खुश्क था। मैंने फौरन भीगे कपड़े उतारे और फर्श पर बैठ गया। कमरे में ज्यादा चीजें नहीं थी। एक पुरानी कुर्सी, एक लकड़ी की मेज और दीवार के साथ एक खाली पलंग का फ्रेम। दाएं तरफ पत्थर का एक आतिशदान भी था जिसमें पुरानी राख भरी हुई थी। झोपड़ी में अजीब सी बदबू थी, लेकिन उस वक्त मुझे सिर्फ तूफान से बचना था। तकरीबन 15 मिनट बाद जब मेरी सांसें मामूल पर आईं तो मैंने टॉर्च निकाली और इर्द गिर्द देखना शुरू किया। तब मुझे एहसास हुआ कि कमरे में कुछ और चीजें भी हैं। पलंग के पास एक स्लीपिंग बैग रखा हुआ था। वो बाकी चीजों की तरह बहुत पुराना नहीं लग रहा था। मेज पर 2 पानी के केन और चंद खाली डिब्बे भी पड़े थे। इसका मतलब था कि कोई ना कोई यहाँ आता रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैं मजीद गौर से देखने लगा, मेरा दिल अजीब बेचैनी से भरने लगा। दरवाजे के पास दीवार पर अजीब निशानात थे। पहले मुझे लगा शायद लकड़ी पर वक्त के असरात होंगे, लेकिन जब मैं करीब गया तो मेरा जिस्म सुन्न हो गया। वो खराशें थीं, दर्जनों खराशें।
कुछ हल्की, कुछ बहुत गहरी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बेतहाशा दीवार को नोचा हो। मैंने फौरन दरवाजे को गौर से देखा। दरवाजे पर एक सादा सा हैंडल था, लेकिन इसके बाहर एक धाती हुक लगा हुआ था जिस पर ताला लगाया जा सकता था, और वो सिर्फ बाहर से लग सकता था। अंदर से बंद करने का कोई तरीका नहीं था। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। मैं तेजी से खिड़की की तरफ बढ़ा। खिड़की बिल्कुल सही हालत में थी, लेकिन इसके चारों कोनों पर पेच लगे हुए थे, और वो भी बाहर की तरफ से, और अंदर की लकड़ी पर वही गहरी खराशें। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नंगे हाथों से खिड़की खोलने की कोशिश की हो। अचानक मुझे सब समझ आ गया। ये झोपड़ी किसी पनाहगाह के तौर पर नहीं बनी थी, ये किसी को कैद करने के लिए इस्तेमाल हुई थी। मेरे दिल ने फौरन कहा, ये जगह छोड़ दो अभी। लेकिन बाहर तूफान इंतहाई खतरनाक था, और मैंने खुद को समझाया कि शायद ये सब बहुत पुराना वाकया हो। इसी सोच ने मुझे वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। मुझे नहीं मालूम कितना वक्त गुजर गया। बारिश की आवाज़ इतनी तेज थी कि और कुछ सुनाई नहीं देता था। फिर अचानक मुझे झोपड़ी की बाईं दीवार के बाहर से खुरचने की आवाज़ सुनाई दी। पहले मैंने सोचा शायद दरख्त की शाख होगी। फिर दो जोरदार धम धम की आवाज़ें आईं, जैसे कोई पोर्च पर कूदा हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं बिल्कुल साकित खड़ा रहा। फिर अचानक दरवाजे पर दबाव पड़ा। ऐसा लगा जैसे कोई पूरे वजन के साथ इसे धकेल रहा हो। दरवाज़ा चरचराया और फिर दबाव खत्म हो गया। इसी लम्हे मेरे दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आया, अगर कोई बाहर है तो वो अंदर क्यों नहीं आ रहा? दरवाज़ा तो बंद नहीं है। फिर अचानक मुझे वो खराशें याद आईं और एक हौलनाक ख्याल मेरे जहन में आया, शायद वो बाहर वाला इंसान अंदर नहीं आना चाहता। शायद वो चाहता है कि मैं अंदर ही रहूं। इसी लम्हे मैंने फैसला कर लिया। मैं फौरन यहाँ से निकलने वाला था। मैं तेज़ी से अपना सामान बैग में डालने लगा, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, पीछे से शीशे के टूटने की खौफनाक आवाज़ आई। मैं पलटा और अगले ही लम्हे खिड़की से कुछ अंदर आया, और अचानक पूरा कमरा आग के शोलों में बदल गया। वो एक जलता हुआ कपड़ा था जिसे किसी भारी चीज के साथ लपेटकर खिड़की के शीशे तोड़ते हुए अंदर फेंका गया था। आग तेजी से पुरानी लकड़ी के फर्श पर फैलने लगी। धुआं इतना कड़वा और घना था कि मेरी आंखों में जलन होने लगी। मेरे पास सोचने के लिए एक पल भी नहीं था। मैंने अपना बैग उठाया और पागलों की तरह दरवाजे की तरफ झपटा, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे के हैंडल को घुमाया, मेरा दिल डूब गया। दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया था। वही धाती हुक जिसे मैंने कुछ देर पहले देखा था, अब उसमें बाहर से कुंडी या कोई चीज़ फंसा दी गई थी। मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर टक्करें मारने लगा। कोई है? दरवाज़ा खोलो, अंदर आग लगी है, मैं चिल्लाया। बाहर बारिश और तूफान का शोर इतना था कि मेरी आवाज़ जैसे हवा में ही दफन हो गई। लेकिन मुझे यकीन था कि जो कोई भी बाहर है वो मेरी आवाज़ सुन रहा है। वो चाहता ही यही था कि मैं अंदर जलकर मर जाऊं। आग अब बिस्तर के पुराने गद्दे तक पहुंच चुकी थी। धुएं की वजह से मेरा दम घुटने लगा था। झोपड़ी की छत से सूखी लकड़ी के जलने और चटकने की डरावनी आवाज़ें आ रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। खिड़की का शीशा टूट चुका था, लेकिन वहां लकड़ी के मजबूत तख्ते बाहर से पेचों के जरिए जड़े हुए थे। उन्हीं तख्तों पर वो पुरानी खरोचें थी जो मैंने पहले देखी थी। अब मुझे समझ आया कि वो खरोचें मरने वाले की आखिरी जद्दोजहद थी। मैं यहाँ नहीं मर सकता, मैंने खुद से कहा। मैंने कमरे में नज़र दौड़ाई। वो पुरानी लोहे की कुर्सी। मैंने पूरी ताकत से कुर्सी उठाई और खिड़की के उन तख्तों पर मारना शुरू किया। पहली चोट लकड़ी चटकी, दूसरी चोट एक तख्ता थोड़ा ढीला हुआ। मैंने डर को पीछे छोड़ा और अपनी जिंदगी की पूरी ताकत समेटकर तीसरी जोरदार चोट की। तख्ता उखड़कर बाहर गिरा। ठंडी हवा और बारिश की फुहार अंदर आई, जिससे मुझे थोड़ी सांस मिली। मैंने फौरन अपना बैग बाहर फेंका और खुद को उस तंग जगह से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। मेरे पैर अभी अंदर ही थे कि किसी ने जोर से मेरा टखना, एंकल पकड़ लिया। वो पकड़ इतनी ठंडी और मजबूत थी कि मेरी चीख निकल गई।
मैंने मुड़कर देखा, लेकिन धुएं की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था। बस एक काला सा साया था जो मुझे वापस आग की तरफ खींच रहा था। मैंने अपने दूसरे पैर से पूरी कुव्वत के साथ जोर लगाया और उस हाथ पर ठोकर मारी। पकड़ ढीली हुई और मैं लड़खड़ाता हुआ बाहर कीचड़ में जा गिरा। मैं उठा नहीं बल्कि रेंगते हुए झाड़ियों की तरफ भागा। मैंने पीछे मुड़कर झोपड़ी को देखा। वो पूरी तरह आग की लपेट में थी। आग की उस तेज रोशनी में मैंने देखा झोपड़ी के दरवाजे के पास एक लंबा दुबला सा साया खड़ा था। उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। वो आग को नहीं देख रहा था, वो सीधे उस झाड़ी की तरफ देख रहा था जहां मैं छुपा हुआ था। मेरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। वो इंसान नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में जो चमक थी वो किसी दरिंदे जैसी थी। वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसके चलने का अंदाज अजीब था, जैसे उसके पैर जमीन पर पूरी तरह नहीं टिक रहे थे। मैं उठ खड़ा हुआ और बिना पीछे देखे जंगल की गहराई में भागने लगा। रास्ते का पता नहीं था। चट्टानें थी, कांटे थे, लेकिन मौत पीछे थी। मैं तब तक भागता रहा जब तक मेरे फेफड़े फटने नहीं लगे और मैं बेहोश होकर एक ढलान से नीचे नहीं गिर गया। अगले दिन सुबह मुझे कुछ चरवाहों ने वादी के किनारे बेहोशी की हालत में पाया। जब मैंने उन्हें पूरी कहानी सुनाई तो वो खामोश हो गए। एक बूढ़े चरवाहे ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। उस झोपड़ी में आज से 10 साल पहले एक शिकारी ने अपनी बीवी को कैद करके जला दिया था। कहते हैं वो शिकारी आज भी उसी जंगल में भटकता है और जो कोई उस झोपड़ी में पनाह लेता है वो उसे बाहर से बंद करके आग लगा देता है। आज उस वाकये को कई साल गुजर चुके हैं। मेरी शादी हो गई है, बच्चे हैं, लेकिन आज भी जब कभी बारिश होती है या बिजली कड़कती है मुझे अपने टखने पर वो ठंडी पकड़ महसूस होती है और मुझे याद आता है कि उस रात जंगल में मैं अकेला नहीं था। Like, comment, share, and subscribe. ये वाकया उस वक्त का है जब मेरी उम्र तकरीबन 22 साल थी। उस वक्त मैं और मेरा दोस्त काशिफ अजीबोगरीब मुहिमात पर जाने के आदी थे। हमें खास तौर पर ऐसी जगहें तलाश करने का शौक था जहां आम लोग जाना पसंद नहीं करते। वीरान इमारतें, पुराने अस्पताल या जंगल के अंदर भूली हुई जगहें। काशिफ इस मामले में माहिर था। वो घंटों इंटरनेट पर बैठकर नक्शे खंगालता रहता था। एक दिन उसने मुझे फोन किया। उसकी आवाज में अजीब सा जोश और सहरन थी। आदिल, मुझे एक जगह मिली है, जंगल के अंदर एक पुराना वॉच टावर। मैंने पूछा, कितना पुराना? वो हंसा, इतना पुराना कि शायद अब किसी को याद भी नहीं कि यह मौजूद है। नक्शे में इसे ममनुआ यानी फॉरबिडन लिखा गया है। उसने बताया कि यह टावर काला पत्थर जंगल के ऐन बीचों बीच मौजूद है। 2 दिन बाद हम सुबह सवेरे निकल पड़े। तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव के बाद हम जंगल के किनारे पहुंचे। वहां से हमें 4 मील पैदल जाना था। जैसे जैसे हम अंदर जाते गए जंगल घना होता गया। दरख्त इतने ऊंचे थे कि उन्होंने आसमान को ढांप लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज की रोशनी भी यहाँ अंदर आने से कतरा रही हो। तभी दरख्तों के दरमियान एक लंबा सा साया नजर आया। जब हम करीब पहुंचे तो हमारा सांस रुक गया। वो वाकई एक बहुत ऊंचा धाती टावर था, कम से कम 70 फुट ऊंचा। जंगल के सन्नाटे में तन्हा खड़ा हुआ। हवा चलती तो उसकी लोहे की साख्त से अजीब सी चरचराहट पैदा होती, जैसे कोई बूढ़ा दरख्त कराह रहा हो। टावर के बिल्कुल ऊपर एक छोटा सा कमरा था जिसकी चारों तरफ खिड़कियां थीं। वो कमरा घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। काशिफ मुस्कुराया, चलो आदिल, ऊपर से मंजर देखते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे सीढ़ियां खतरनाक होती जा रही थी। जंगालूद बोल्ट्स और हिलती हुई लोही की जाली। आखिरकार हम ऊपर पहुंच गए। शाम का मंजर कमाल था, लेकिन जैसे ही सूरज डूबा जंगल तारीकी में डूब गया। काशिफ ने शरारत में अपनी धाती बोतल टावर के सुतून पर मारी। ठा आ आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। मैंने उसे डांटा, पागल हो, क्या कर रहे हो? उसने हंसते हुए कहा, आराम करो यार, यहाँ कौन होगा। उसी लम्हे उसकी हंसी रुक गई। उसने नीचे देखा। दरख्तों के दरमियान एक रोशनी हरकत कर रही थी। वो कोई टॉर्च नहीं थी, वो एक पीली मध्यम रोशनी थी जो जमीन से चंद फुट ऊपर तैर रही थी। जैसे जैसे वो रोशनी करीब आई हमें एक लंबा सा साया नजर आया। वो इंसान नहीं था, वो 7 फुट लंबा एक अजीब सा वजूद था जिसके हाथ जमीन तक लटक रहे थे।
उसके सर पर कोई चेहरा नहीं था, बस एक काला सुराख था। वो रोशनी टावर के नीचे आकर रुक गई। हम ऊपर से देख रहे थे, लेकिन नीचे अब मुकम्मल खामोशी थी। अचानक टावर जोर से हिला, जैसे किसी ने उसे पकड़कर झंझोड़ दिया हो। तभी नीचे से आवाज आई, लोहे पर लोहे के टकराने की आवाज। ठाम ठाम ठाम। कोई नीचे से सीढ़ियां खोल रहा था। हम दोनों कमरे के अंदर घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। तभी खिड़की के शीशे पर एक आवाज आई, खुरच खुरच, जैसे कोई लंबे नाखूनों से शीशा नोच रहा हो। हमने टॉर्च जलाई तो मेरी रूह फना हो गई। खिड़की के बाहर 70 फुट की ऊंचाई पर वही चेहरा विहीन साया लटका हुआ था। उसके हाथ लंबे होकर खिड़की की मुंडेर को पकड़े हुए थे। उसकी कोई आंखें नहीं थी, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि वो हमें देख रहा है। वो साया धीरे धीरे शीशे पर अपना सर मारने लगा। ठक ठक ठक। हम कमरे के कोने में दुबक गए। पूरी रात वो चीज टावर के इर्द गिर्द चक्कर लगाती रही और अजीब सी सिसकियां लेती रही। सुबह जब सूरज की पहली किरण निकली तो वो साया गायब हो चुका था। हम बदहवास होकर नीचे की तरफ भागे, लेकिन आधे रास्ते पर हमारी चीखें निकल गईं। सीढ़ियों का एक पूरा हिस्सा गायब था। किसी ने हाथ से लोहे की उन भारी सी सीढ़ियों को मरोड़कर नीचे फेंक दिया था। हमें रस्सी के सहारे जान हथेली पर रखकर नीचे उतरना पड़ा। जब हम नीचे जमीन पर पहुंचे तो हमने टावर के सुतून पर ताजा खून से लिखा हुआ एक जुमला देखा, ये जगह मेरी है और अगली बार तुम ऊपर ही रहोगे। आज भी मैं और काशिफ उस रात को याद करते हैं तो जिस्म कांपने लगता है। हम नहीं जानते कि वो टावर का रखवाला था या कोई और मखलूक, लेकिन एक बात तय है, उस ममनुआ टावर पर जो भी जाता है वो कभी पूरा वापस नहीं आता। Like, comment, share, and subscribe.